बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आप सब कैसे हैं? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और यकीनन अपने थर्ड टर्म के लिए बिल्कुल तैयार। हमें यकीन है कि इकबाल की ये शाहीन हर मुश्किल और हर परेशानी का डटकर मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं और आगे बढ़ने की लगन इन्हें हर तरह के हालात के लिए हमेशा तैयार रखती है। तो हमारे जमात हफ्तम के शाहीनों, जल्दी से तैयार हो जाएं। हाथे मुँह किताबें और कलम और तवज्जो हो मुकम्मल मेरी वीडियो की तरफ, ताकि आज उर्दू के पहले सबक को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो जनाब, सबसे पहले हम आज के तदरीसी मकासद को जान लेते हैं, यानी सबक पढ़ने के बाद हमारे प्यारे प्यारे तलबा किस काबिल हो सकेंगे। इंशाल्लाह ताला इस सबक को पढ़ने के बाद सबसे पहले तो आप लफ्ज़ नज़्म का मतलब समझेंगे, इसके साथ साथ नज़्म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ने की मशक़ कर सकेंगे। इसके अलावा नज़्म को खुशहानी से पढ़ सकेंगे। नज़्म में आने वाले नए और मुश्किल अल्फाज के मायने जान सकेंगे और इसके अलावा इन्हें अपने जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अजीज तलबा और तालिबात, सबसे पहले हम नज़्म की तारीफ देख लेते हैं कि नज़्म आखिर कहते किसे हैं। जी हाँ, आप मुझे बताएं कि नज़्म किसे कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त, शायरी की एक किस्म है। जी हाँ, नज़्म शायरी की एक किस्म है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मायने होते हैं। बाज़ ऐसे मायने होते हैं जो कि लुगत में, डिक्शनरी में कुछ और होते हैं, लेकिन आम इस्तेमाल में कुछ और होते हैं। जैसा कि मैं आपको मिसाल देती हूँ कि हम्द हम्द तारीफ को कहते हैं, लेकिन आपके नज़दीक जब मैं हम्द का नाम लूँगी तो इसका मतलब क्या होगा। नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। बिल्कुल दुरुस्त, यानी हम्द का वैसे मतलब तो है तारीफ, लेकिन हमने उसको नज़मों में इस्तेमाल कर लिया और उस नज़म में इस्तेमाल किया जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। इसी तरह नज़्म का भी एक लुग़वी मायने होता है, एक इस्तिलाही मायने होता है। लुग़वी मायने का मतलब है लड़ी में पिरोना, यानी लुग़वी मायने, नज़्म के लुग़वी मायने हैं लड़ी में पिरोने के। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फूल हैं, इन फूलों को लड़ी में पिरोया जा रहा है। यहाँ पे मोती हैं, इन मोतियों को लड़ी में पिरोया जा रहा है। तो नज़्म के लुग़वी मायने क्या हुए? लड़ी में पिरोने के। आप देख लेते हैं कि नज़्म के इस्तिलाही मायने क्या हैं। जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस्तिलाही मायने हैं शायरी की किस्म है। जी हाँ, नज़्म के इस्तिलाही मायने ये हैं कि ये शायरी की एक किस्म है और इसमें किसी एक ख्याल को तसलसल के साथ बयान किया जाता है। तसलसल का मतलब है कि मुसलसल एक ही ख्याल को बयान किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि उसने एक शेर किसी और चीज़ के बारे में कहा हो शायर ने और दूसरा शेर किसी और चीज़ के बारे में कहा हो। जिस तरह आपने भी बताया कि हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, तो वो ऐसी नज़्म है जिसमें सिर्फ अल्लाह की तारीफ बयान की जाए। जब मैं कहूँगी कि नात का क्या मतलब है, तो आप फौरन मुझे क्या जवाब देंगे? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, ऐसी नज़्म जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि नज़्म में कोई एक ही मौजू होता है और पूरी शायरी उसी मौजू के मुतालिक होती है। तो इसका मतलब हुआ कि एक ही ख्याल को तसलसल के साथ नज़्म में बयान किया जाता है, यानी एक ही मौजू पर शायरी की जाती है। अभी जिस तरह हम नज़्म बरसात पढ़ने लगेंगे तो इसका नाम ही बरसात है, एक ही ख्याल होगा ना फिर, यानी तमाम अशआर बरसात के बारे में ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बरसात का जिक्र किया है और गर्मी के मौसम के बारे में, धूप वगैरह के बारे में शायर बयान कर रहा हो, लेकिन हाँ, अगर वो गर्मी का जिक्र करेगा तो साथ उससे बारिश का ताल्लुक जाहिर करेगा। तो यानी सारे जो ख्यालात होंगे ना शायर के, वो सब के सब किसके बारे में होंगे? बरसात के बारे में होंगे। हम्द कहेगा तो तमाम ख्यालात किसके बारे में होंगे? शाबाश, अल्लाह ताला के बारे में होंगे। नात कहेगा तो तमाम ख्यालात किसके बारे में होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में होंगे। ज़बरदस्त।
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظم شاعری کی وہ قسم ہے جس میں کسی ایک خیال کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اب شاعری ہے تو شاعری میں اور عام بول چال میں فرق تو ہونا چاہیے، اور وہ فرق کرتا ہے کون؟ قافیہ اور ردیف. یعنی ایک نظم میں قافیہ اور ردیف کا خیال رکھا جاتا ہے. قافیہ کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ردیف کے بارے میں بھی میں آپ کو اکثر بتاتی رہتی ہوں. میں دوبارہ ایک دفعہ دہراتی چلوں کہ قافیہ اشعار کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں. ہم آواز جن کی آواز ایک جیسی ہو. قافیہ، ہم قافیہ کا مطلب جن کی آواز ایک جیسی ہو، جس کو آپ انگلش میں رائمنگ ورڈز کہتے ہیں، سیم ساؤنڈ والے لفظ کہتے ہیں، جس طرح کے گلستان، بیاباں، ہیواں، یہ سارے کے سارے قافیہ کہلاتے ہیں. ہم قافیہ یعنی جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. اس کے علاوہ نظموں میں ردیف کا بھی بعض اوقات خیال رکھا جاتا ہے. ردیف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ شعر کے آخر میں آتے ہیں اور ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اگر شاعر نے ایک مصرے میں ہے استعمال کیا ہے تو وہ آگے جا کے بھی ہے استعمال کرے گا. ایک سے زیادہ بھی الفاظ ہو سکتے ہیں، جیسے جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں، کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے، یہ سارے کے سارے ردیف ہوں گے. یعنی قافیہ، ہم قافیہ الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے لیکن الفاظ الگ الگ ہو سکتے ہیں. ردیف الفاظ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. اب آگے جا کے جب ہم اشعار پڑھیں گے تو آپ ان کو بہتر طور پر جان سکیں گے کہ ان میں آخر فرق کیا ہے. یہ کچھ مثالیں ہیں جس کی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ حمد ہو گیا، نعت ہو گیا، برسات ہو گیا، بچے کی دعا ہوگی. نظموں کی مثالیں ہیں. نظموں کا نام ہوتا ہے اور تمام خیالات اسی نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. شاباش، تھک تو نہیں گئے، بور تو نہیں ہوئے؟ تو چلیں آگے چلتے ہیں. جناب تھکے تو نہیں، اور ابھی تھکنا بھی نہیں چاہیے، ابھی تو آغاز ہے. نظم میں کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں جن کا درست تلفظ میں آپ کو بتاؤں گی. بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ ہم مشق کر لیتے ہیں تاکہ نظم جب پڑھنے لگیں تو اس میں کچھ مشکل پیش نہ آئے. آپ نے میرے پیچھے پیچھے ان الفاظ کو دہرانا ہے، ساتھ ساتھ میں ان کے معنی بھی بتاتی چلوں گی. مجھے امید ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں آپ کی پینسلز، پین، قلم کچھ بھی اگر ہے تو آپ نے کتابوں کے اوپر یا اپنے پاس کسی نوٹ بک پر ان الفاظ کے معنوں کو تحریر کر لینا ہے، لکھ لینا ہے، تاکہ لکھنے کی مشق بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے. جی جناب شروع ہو جائیں. سب سے پہلے ہمارا لفظ ہے می. می کہتے ہیں بارش کو، برکھا کو. بیاباں، بیاباں اجاڑ ویران جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ کوئی سبزہ وغیرہ نہ ہو. گلستان باغ کو کہتے ہیں، چمن کو کہتے ہیں جہاں پر پھول کھلے ہوئے ہوں. زمرد، زمرد یہ کہتے ہیں ایک سبز رنگ کا قیمتی پتھر ہے. اسے زیورات وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے. مخمل، نرم و ملائم. آپ نے ضرور کپڑے کا نام بھی سن رکھا ہوگا، مخمل کا کپڑا. جی ہاں، مخمل کا کپڑا ایک نرم و ملائم کپڑے کا نام بھی ہے. کوئل، کوئل، کوئل کہتے ہیں ایک پرندے کا نام ہے. کوئل ایک پرندے کو کوئل کہتے ہیں. دلکش آسان سا لفظ ہے، دل کو اچھا لگنے والے. رقصاں، رقصاں رقص سے نکلا ہے، ناچ سے نکلا ہے. رقصاں ناچتا ہوا، ناچتے ہوئے. چراغاں، چراغ روشنی دینے والے چیز کو کہتے ہیں، تو چراغاں روشنی کو کہتے ہیں. شاباش، ایک مرتبہ پھر میرے پیچھے الفاظ کو دہرائیے. می، بیاباں، گلستان، شاباش. زمرد، مخمل، کوئل،
दिलकश, रक्सां, चरागां। शाबाश, जबरदस्त जी, हो गई हमारी मश्क। आप भी हंस रहे होंगे कि टीचर इतने आसान आसान अल्फाज को पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि थोड़ी सी मश्क कर ली जाए। तो चलें अगले हम स्लाइड की तरफ। जी, तो हमारी नज़्म हमारे सामने आ चुकी है। नज़्म का नाम बरसात है। तो शायर के ख्यालात का तसलसल क्या होगा, यानी उसका मौजू क्या है, बरसात है, तो तमाम अशार किसके बारे में होंगे, लाजमी तौर पर बरसात के बारे में होंगे। तो यही ख्याल का तसलसल है। शायर का नाम ताजवर नजीब आबादी। अब आपने मेरे साथ साथ पीछे पढ़ना है, कोशिश करनी है कि आपकी आवाज़ ऊंची हो। मैं नहीं सुन सकती, लेकिन मुझे यकीन है कि आप फिर भी ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे ताकि आपकी मश्क हो सके। आवाज़ मेरी थोड़ी खूबसूरत आपको नहीं महसूस हो रही होगी। आप जानते हैं कि मुसलसल गला बैठ चुका है, थोड़े से मौसम की तब्दीली की वजह से, मुसलसल मास्क पहनने की वजह से। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी खुशहाली से पढ़ेंगे नज़्म। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। बरसात आई, बरसात आई, मी से बेआबा रंगे गुलिस्तां, फूलों की बरखा दोनों में यकसा, कोयल की कूकू बागों में रक्सा, जुगनू की जगमग बन में चरागा, बरसात आई, बरसात आई, शबरंग बादल मी के हर अव्वल, तपती जमीनें पानी से जलथल, फर्शे जुमुर्द सब्जे की मखमल, बरसात से है जंगल में मंगल, बरसात आई, बरसात आई। आप एक चीज गौर करें कि जहां जहां पर ये जो कोमे की अलामत है, कोमे को उर्दू में कहते हैं सक्ता, यानी छोटा सा वक्फा लिया जाता है, थोड़ा सा ठहराव किया जा रहा है। मैं मुसलसल पूरा मिसरा नहीं पढ़ रही। मिसरा क्या है, ये एक एक जो शायरी की शेर है ना, इसका अशार जो है, इनमें जो एक एक सतर है, एक एक जो लाइन है ना, इसे मिसरा कहते हैं। अब हर मिसरे में आप देखें यहाँ पर ये कोमा इस्तेमाल हुआ है, यानी सक्ते की अलामत इस्तेमाल हुई है, वक्फा हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं ठहर के फिर आगे इसको जारी रखती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा मैं सांस लेती हूँ, या आप कह सकते हैं कि थोड़े सा वक्फा ले लेती हूँ। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, तभी आप खूबसूरती से नज़्म को पढ़ सकेंगे, इनके अशार को अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। दिलकश समा है, दिल शादमां है, खुशियों का हर सू दरिया रवां है, दिलशाद एक एक पीरो जवां है, बरसात की रुत जाने जहां है, बरसात आई, बरसात आई। शाबाश, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा होगा, दोहराई की होगी, बुलंद खानी की होगी। अब मैं आपको बताती चलूं कि काफिया किसे कहते हैं। जी, काफिया क्या मैंने बताया था, कौन से अल्फाज को कहते हैं? जी, हम आवाज अल्फाज को। तो इसमें से ढूंढें हम आवाज अल्फाज कौन कौन से हैं। अब ये 3 बंदों पर मुश्तमिल है। आप देखें कि पहले बंद में 5-6 मिसरे हैं, दूसरे में 5, तीसरे में 5। तो जो 6 मिसरे होंगे उसे हम मुसद्दस कहते हैं। आप लोगों के एक मुसद्दस से हालिया आप पढ़ चुके हैं, उसमें 6 मिसरे थे। और जिनमें 5-5 मिसरे होते हैं उसे कहते हैं मुखम्मस। क्या कहते हैं उसे? मुखम्मस। ऐसी नज़म जिसमें हर बंद के अंदर 5 मिसरे हों उसे मुखम्मस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मुखम्मस है, 5-5 मिसरे हैं, तो ये मुखम्मस है। और इसमें काफिया यानी एक जैसी आवाज वाले अल्फाज, आप देखिए कि इसमें कौन कौन से अल्फाज है। पहले वाले मुझे बंद में बताएं फटाफट जल्दी से कि पहले बंद में कौन कौन से हम काफिया अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। जी शाबाश, गुलिस्तां, यकसा, रक्सा, चरागा, ये एक जैसी आवाज है, तो हम कहेंगे ये हम काफिया हैं। ये क्या है? हम काफिया हैं। दूसरा मैंने आपको दूसरे मिसरे में दूसरे बंद में से मुझे बताएं शाबाश जल्दी से कि कौन कौन से काफिये इस्तेमाल हुए हैं। शाबाश, हर अव्वल, थल, मखमल, मंगल, ये एक जैसी आवाज वाले हैं, इनको काफिया कहते हैं। और ये आपस में हम काफिया हैं, यानी इनको अलग अलग काफिया कहा जाता है, और जब आपस में मिल जाए इनको कहते हैं कि हम काफिया हैं। पहले वाले में वो 4 आपस में हम काफिया हैं, दूसरे वाले में ये 4 आपस में हम काफिया हैं। ये पहले वाले के साथ हम काफिया नहीं है, ये हर इन चारों मिसरों में ये हम काफिया हैं।
अब आप आ जाए आखिरी बंद की तरफ। अब देखिए आखिर में काफिया है, तो है एक जैसे लफ्ज आ रहे हैं। क्या बताया था मैंने कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बिल्कुल एक जैसे लफ्ज बार बार दोहराए गए होते हैं, यानी आप कहते हैं कि ये रिपीट हो रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं और हूबहू एक जैसे भी हैं। तो ये काफिया नहीं है बच्चों, ये क्या है, रदीफ है। ये क्या है, रदीफ है। बाज़ औक़ात शेरों के आखिर में, बंद के मिसरों के आखिर में एक जैसे हूबहू एक जैसे अल्फाज बार बार दोहराए जाते हैं, तो इनको काफिया नहीं कहा जाता, इनको रदीफ कहा जाता है। और फिर काफिया कहाँ गया? अब काफिया देखें, काफिये के बगैर तो नज्म बनेगी नहीं। हमने पहले बताया था कि काफिये के बगैर तो नज्म नहीं बनती, शेर नहीं बनते। तो काफिया कहाँ है? तो जब भी आपने काफिया तलाश करना है ना, तो रदीफ से पहले होगा वो। तो रदीफ से पहले क्या है रदीफ हो गया है। उससे पहले वाला लफ्ज कौन सा है? शादमा। फिर दूसरे वाले रदीफ से पहले कौन सा लफ्ज है? रवा। उसके बाद वाले में कौन सा है? जहां। तो इसका मतलब हुआ शादमा, रवा, पीरो जवां, जहां, ये आपस में हम काफिया हैं। तो आखिर में क्या है रदीफ है। शाबाश जी, जबरदस्त हो गया। तो हम अब अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। मुश्किल अल्फाज के मायने में बता चुकी हूँ, दोबारा से देख लें। बरखा, बारिश, बरसात, बयाबा, सहरा, उजाड़, पीरो जवां, बूढ़े और जवान, जल, पानी, जल थल, हर जगह पानी ही पानी। रुत कहते हैं मौसम को। रक्सा, नाचता हुआ। जुमरुद, सब्ज रंग का कीमती पत्थर। मखमल, एक किस्म का निहायत कीमती रेशमी कपड़ा। जबरदस्त हो गया जनाब। आप लोगों ने इन अल्फाज के मायने याद करने हैं, लिखने हैं। यही जनाब आपका होमवर्क भी है। आपने घर का काम लाजमी करना है। अपनी नोटबुक पे जगह है तो उस पर करें, रजिस्टर ला के करना चाहते हैं उस पर करें, खाली सफ़ात ला के करना चाहते हैं उस पर करें, लेकिन करें ज़रूर। ये इंशाल्लाह ताला जैसे ही स्कूल खुलेंगे इनको चेक किया जाएगा। तो पहला काम है नज़म की रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना और साथ साथ नज़म को खुशखानी से पढ़ने की मशक करनी है। दूसरे, नज़्म में मैंने जो आपको अल्फाज मायने दिए हैं मुकम्मल तौर पर वो आप लोगों ने याद करने हैं और साथ साथ नज़्म को भी याद करना है, ताकि आपकी याददाश्त बेहतर हो, आपके दिमाग को प्रैक्टिस मिले, मश्क मिले चीज़ों को याद रखने की। इसके अलावा आपने करना है जनाब तमाम मुश्किल अल्फाज और उनके मायनों को खुशखत लिखना है, खूबसूरती से लिखना है। करना ये है कि पहले आपने तमाम मुश्किल अल्फाज को खुशखत लिखना है और उसके बाद उनके मायने याद करने हैं और बाद में ज़बानी उन मायनों को लिखकर खुद से अपना उस्ताद बनकर उनको चेक भी करना है। उसके अलावा मायने तो आपको आ गए, अब इन जुमलों को, आप इन मायनों को अब आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपने नज़्म की जो मैंने तारीफ बताई थी उसे खुशखत अपनी नोटबुक पर लिखना है। बेहतर यह है कि आप उसको याद करें और उसे नोटबुक पर लिखें। उसके अलावा नज़्म में तीनों बंदों में हम काफिया अल्फाज आए हैं, आपने ज़्यादा नहीं करना, बस उसमें से कोई से भी 4 हम काफिया अल्फाज तलाश करके लिखने हैं। पहले बंद से लिख लें, दूसरे से लिख लें या तीसरे से लिख लें, ये आपकी मर्जी है। आपने हम काफी अल्फाज में तलाश करके लिखने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, काम लाजमी करें ताकि आपके लिखने की साथ साथ मश्क हो सके, पढ़ने की मश्क हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।